हाईवे पे तो आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, 16 का माइलेज मुझे निकाल के दे रही थी, 15-16 का, लेकिन जैसे ही मैं माउंटेन पे चढ़ा ना भाई साहब इसने पूरा टैंक खाली कर दिया। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज हम लेके आ गए अपनी टाटा सिएरा को, कहाँ, चोपटा तुंगनाथ महादेव। अगर कोई आया होगा ना, किसी को पता होगा कितनी डिफिकल्ट यहाँ की चढ़ाई होती है। और यहाँ पे मैं लेके आया हूँ भाई अपनी टाटा सिएरा 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। अब इस गियर बॉक्स की परफॉर्मेंस जो है वो क्या रहती है ऐसे माउंटेन्स में, माइलेज क्या देती है, और जो इसका अडास सिस्टम है वो काम कैसे करता है, सस्पेंशन क्वालिटी क्या रहती है, और कितने लोग हम इसके अंदर आए वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले गाड़ी की प्राइसिंग से स्टार्ट कर लेता हूँ भाई। 11.5 लाख रुपए में बेस मॉडल आता है 1.5 लीटर का NA। डीजल अगर कोई ले लेता है तो उसका प्राइस भाई 17 लाख रुपए ऑन रोड पड़ता है, मतलब 14.5 लाख रुपए के अंदर पड़ जाती है। और डीजल में भी मैनुअल एंड टॉर्क कन्वर्टर आता है, और टाटा ने बड़े हिसाब से जो इसके अपर वेरिएंट है उसमें टॉर्क कन्वर्टर दिया है, क्योंकि टॉर्क कन्वर्टर सिटी और हाईवे के हिसाब से परफेक्ट माना जाता है। और ऐसा नहीं है कि टॉर्क कन्वर्टर माउंटेन्स पे लैग करता है। मैं इसको माउंटेन पे अभी चला के लाया हूँ लगभग 250 किलोमीटर, और चढ़ाई कैसी थी, एकदम खड़ी चढ़ाई। और भाई वहां पे भी इस गाड़ी ने टॉर्क कन्वर्टर के साथ एक बार भी मुझे परेशान नहीं करा, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां हैं जो टॉर्क कन्वर्टर पे लैग आता है, जर्क फील होते हैं खड़ी चढ़ाई पे, लेकिन भाई इसमें ऐसा कोई जर्क फील नहीं होता, जिसका रीजन है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप गाड़ी को देख लीजिए किस तरीके की लग रही है। मल्टीपल कलर ऑप्शन आते हैं। ओवरऑल जो गाड़ी का लुक है भाई ये है जबरदस्त, अपने सेगमेंट की सबसे लंबी गाड़ी है, सबसे ज्यादा स्पेस जो है वो आपको इसी के अंदर मिलता है। मतलब 5 बंदे अगर बैठ के ऐसी लॉन्ग ट्रिप पे आना चाहते हैं ना, जैसे हम लोग आए हैं भाई साहब, आराम से इसके अंदर आ सकते हो। टायर साइज कितना है पता है, 19 इंच का टायर साइज आता है इसके इस वाले मॉडल में, और जो इसका बेस मॉडल आता है 17 इंच का टायर साइज आता है। लेकिन मतलब ये नहीं है कि 17 इंच का टायर जो है वो अलग राइड क्वालिटी देगा और 19 इंच का टायर अलग राइड क्वालिटी देगा। सस्पेंशन वाइज भाई ये गाड़ी बहुत जबरदस्त है। हम फुल लोड के साथ आए हैं और फुल लोड के बाद भी सस्पेंशन गाड़ी का बहुत जबरदस्त है। अब बात करते हैं भाई गाड़ी का लाइट थ्रो नाइट में कैसा रहता है। अब देखिए इसके अंदर ये जो हेडलैम्प है ना, ये LED वाले आते हैं, और ये भी आपको LED वाले फॉग लैंप है वो देखने को मिल जाते हैं, और ये कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ आते हैं। जब भी मैं गाड़ी लेफ्ट राइट काट रहा था ना, इसका लेफ्ट और राइट का जो फॉग लैंप है वो ऑन हो रहा है, जिससे आपकी विजिबिलिटी बड़ी इजी हो जाती है। तो वो बहुत जबरदस्त लगा मुझे इसके अंदर। ऐसी अगर गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे आओगे, देखो भाई साहब गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस। माउंटेन पे सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है ना, वो आती है कि गाड़ी नीचे से लग जाती है, अपार्चर डिपार्चर एंगल बड़ी दिक्कत करते हैं। लेकिन 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है, जो देख रहे हो ऐसे भाई खड्डों में और माउंटेन में बड़ी जबरदस्त और प्यार से निकल जाती है। ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आपको इसमें स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, मतलब ब्रेकिंग जो गाड़ी की है ना वो भी बहुत जबरदस्त रहती है। 360 डिग्री कैमरा मुझे इस वाली गाड़ी के अंदर मिला है, देखो यहाँ पे भी है, फ्रंट में भी है, और ये 360 डिग्री कैमरा भाई माउंटेन पे बहुत ज्यादा काम करता है। क्लैरिटी भी दिखाऊंगा किस तरीके की क्लैरिटी है। तो भाई ये कुछ साइड प्रोफाइल हो गई। ऐसी अगर रियर पोर्शन की तरफ आते हो ना भाई साहब, पीछे से गाड़ी का लुक आप देख लो, कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। और पीछे का रियर पोर्शन में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई इसके अंदर आपको बहुत ही जबरदस्त बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। देखो जैसे ओपन करोगे ऑटोमेटिक जो गाड़ी है वो आपकी ओपन हो जाएगी। ये देख रहे हो भाई, जबरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस, जबरदस्त साइज और जबरदस्त लुकिंग के साथ ये गाड़ी मिल जाती है। और यहीं से जब आप इसको बटन दबाओगे तो आपकी जो गाड़ी है वो हो जाएगी भाई साहब बंद। बाकी पीछे के जो आपके टेल लैंप वगैरह है वो इसके पीछे दिखते हैं, वो आपको पता ही होगा क्यों। कनेक्टेड पीछे DRL आ जाते हैं, बैक कैमरा मिल जाता है जिसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। और भाई शार्क फिन एंटीना, और वाइपर बताया, इसमें वाइपर दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा। वाइपर आपको देखो इधर दिखता है, इसके नीचे की तरफ दिखा देता हूँ, देखो ये इसका वाइपर है, ये रहा। तो ओवरऑल जो गाड़ी की लुक है ना भाई साहब बहुत ज्यादा जबरदस्त और प्यारी लग रही है। अब बात करते हैं भाई ड्राइविंग डायनामिक्स की। अब देखिए इस गाड़ी को जब आप माउंटेन पे लेके आते हो, इसका विंडशील्ड इतना बड़ा है कि भैया यहाँ से ना आपको पूरा माउंटेन का व्यू जो है वो दिखाई देता है। और साथ ही जो साइड ये मिरर होंगे ना, यहाँ से भी आप इजिली भाई पूरा माउंटेन व्यू देख सकते हो अगर आप पहाड़ों पे आ रहे हो। अगर यहाँ से भी नहीं दिखता तो भाई ये क्वार्टर पैनल दिखता है, और यहाँ से मतलब ऐसा नहीं है कि जितनी आजकल की गाड़ियां आ रही है उनके ग्लास थोड़े छोटे कर दिए, जैसे ब्रेजा ग्रैंड विटारा के छोटे ग्लास है, उतना विजिबिलिटी नहीं आता। लेकिन इसके अंदर से भाई साहब पूरे पहाड़ क्लियर दिखते हैं। और अगर आपको आसमान भी देखना है तो इसकी सनरूफ खोलो और भाई साहब पूरा ही मजा लेते हुए जाओ। स्टीयरिंग जो है इसका बहुत ज्यादा लाइट रहता है। मैंने हाईवे पे चलाई है, मैंने फिर ये माउंटेन्स पे चलाई है, तो उसी हिसाब से जो इसका स्टीयरिंग है वो अडेप्ट कर लेता है। सस्पेंशन इस वाले मॉडल में आते हैं FDD सस्पेंशन, जो आते हैं फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सस्पेंशन। मतलब अगर खराब रोड होंगे ना तो उसी हिसाब से जो सस्पेंशन है भाई वो अडेप्ट कर लेता है। और उस अडेप्टेबिलिटी की वजह से भाई साहब 5 बंदे बैठ के भी इसके अंदर बड़े जबरदस्त और स्मूथ राइड आपको मिल जाती है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ, देखो गाड़ी के अंदर ये फ्लश डोर हैंडल्स आते हैं जो काफी सारी कंपनियां बंद करने जा रही है, क्योंकि चाइना तो लगभग बंद ही कर दी है। तो इसको आप दबाओगे, ऑन करोगे, और जैसे ही आप ऑन करते हो देखो सीट कहाँ जा रही है। सीट इसकी ऑटोमेटिक पीछे हो जाती है, मेमोरी फंक्शन के साथ वेंटिलेटेड सीट और इलेक्ट्रॉनिक सीट आ जाती है। और जो इलेक्ट्रॉनिक सीट है वो सिर्फ ड्राइवर साइड की, उधर वाली इलेक्ट्रॉनिक नहीं आती, वेंटिलेटेड आती है बट इलेक्ट्रॉनिक नहीं आती। बाकी जब गाड़ी के आप अंदर बैठोगे ना, आपको आ जाओ बैठ के दिखा देता हूँ। अब देखो मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ, और यहाँ से गाड़ी के अंदर इन एंड आउट इतना इजी हो जाता है, क्योंकि गाड़ी के अंदर अच्छी खासी आपको हाइट मिल जाती है। 6 फुट मेरी हाइट है, और 6 फुट हाइट के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये गाड़ी परफेक्ट है। मेरे जो पैर है उसका जो थाई सपोर्ट है ये भी एक्सपेंडेबल है, जो आपको पता ही होगा, जिसकी वजह से लॉन्ग ड्राइव बड़ी इजी हो जाती है। और ये ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ आती है। सबसे जबरदस्त मुझे इसका यही वाला गियर बॉक्स लगा। DCT आता है इसके अंदर, लेकिन वो आता है 1.5 NA के साथ, जो भी ठीक है, क्योंकि 1.5 NA जो है वो सिटी के लिए भी, वो हाईवे के लिए जबरदस्त होता है। बट जहाँ सिटी में अगर आप उसको चलाओगे थोड़ा सा हीट होगा। तो 1.5 अगर आप NA इंजन ले रहे हो तो ज्यादा कुछ
कोशिश करना मैनुअल लो। अगर आप सिटी में बहुत ज्यादा चलते हो और अगर हाईवे पे ड्राइविंग बहुत ज्यादा है तब डीसीटी लेना, इससे भी जबरदस्त क्विक शिफ्टिंग होती है उसके अंदर। इसके अंदर शिफ्टिंग होती है बट जो टॉर्क कन्वर्टर होता है ना उसके अंदर थोड़ा सा लैग फील होता है, जो इसके अंदर भी फील होता है। और यही सेम लैग आपको क्रेटा के अंदर फील होता है, किया सेल्टॉस के अंदर फील होता है, ग्रैंड विटारा के अंदर फील होता है। तो अगर आपको क्रेटा और किया सेल्टॉस वाला पावर परफॉर्मेंस चाहिए तब आप इसका 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल वाला इंजन ले सकते हो टॉर्क कन्वर्टर के अंदर, जो बहुत जबरदस्त पावर निकाल के देता है। अब एक बार गाड़ी को ऑन करते हैं, देखो यहाँ से आप इसमें बटन दबाइए और बटन दबाने के बाद तीनों स्क्रीन देखो आपकी किस तरीके से ओपन हो जाती है। देख रहे हो, वो भी टाटा मोटर 3 स्क्रीन का लेआउट आता है और ये तीनों ही स्क्रीन बहुत जबरदस्त क्लैरिटी देखो स्क्रीन की, देखा ना कितना जबरदस्त लग रहा है। ये जो क्लैरिटी है ना भाई साहब, ये मुझे कुछ गाड़ियों के अंदर मिसिंग लगती है, लेकिन टाटा की ये फुल एचडी क्लैरिटी के साथ आ जाता है। इसके अंदर आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब वगैरह सब कुछ चला सकते हो, बस आपको लॉग इन करना है। और उसके बाद जो कहते हैं ना कि ड्राइवर का फोकस बिगड़ता है, भाई बिल्कुल नहीं बिगड़ता। मैं रात को ये गाड़ी चलाई है, दिन में ये गाड़ी चलाई है, वो स्क्रीन थोड़ा सा अलग साइड चली जाती है। हमारा फोकस ज्यादातर या तो यहाँ रहता है या फिर हमारा फोकस रहता है फ्रंट की साइड में, तो इस वजह से उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। और ओवरऑल जो गाड़ी का कंफर्ट है बहुत जबरदस्त रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ भाई साहब गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। देखिए गाड़ी की परफॉर्मेंस ऐसी है जैसे 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल जो 2 TNM का टॉर्क आपको निकाल के देता है, वो आपको पहाड़ों पे फील होता है। मतलब इंस्टेंट पिकअप आपको चाहिए वो ये आपको प्रोवाइड करके दे देगी। इसके अलावा इसके अंदर ऑटोमेटिक हेडलैम्प आते हैं, जो यहाँ से इसके जो है चेंज कर सकते हो या फिर इसको मैनुअल में भी कर सकते हो। रात को इसके ऑटोमेटिक हेडलैम्प का थ्रो बहुत जबरदस्त है। और जो एक चीज मैंने इसके अंदर नोटिस करी वो है इसका ये ADAS सिस्टम। रात को जब मैं इस गाड़ी को हाईवे पे चला रहा था तो इसमें लेन कीप असिस्ट आता है और इसका लेन कीप असिस्ट जो है जबरदस्त काम करता है। मैं अभी तक टाटा की टेक्नोलॉजी पे थोड़ा डाउट कर रहा था, लेकिन अब जब मैं इस गाड़ी को 300 किलोमीटर चला चुका हूँ हाईवे पे, माउंटेन्स पे, भाई मैं समझ गया कि टाटा जो ले रहा है ना बंदा एक बार, भाई वही समझता है कि टाटा के अंदर फिलहाल क्या प्रोडक्ट आ रहे हैं। कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिनके अंदर इनिशियल में कुछ इशू आए थे, जिसके इंजन नॉकिंग इशू आ रही थी, किसी के इलेक्ट्रॉनिक्स में फॉल्ट आ रही थी। लेकिन मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब भी आप गाड़ी ले रहे हो ना भाई, अच्छे से PDI कराओ ताकि ये सारी इशू ना आपको बाद में ना फील हो। और ये चीज यार ऐसा नहीं है कि टाटा के अंदर है, किया के अंदर भी मेरे पास कुछ ऐसे केस आए हैं सेल्टॉस के अंदर जिसमें कस्टमर इशू फेस कर रहा है, इंजन को लेकर नहीं बट टेक्नोलॉजी को लेकर। इसके अलावा अगर कंफर्ट की बात करते हो तो जैसा मैंने आपको पहला भी बताया कि भाई सेगमेंट में सबसे लंबी और सबसे चौड़ी गाड़ी है, तो इस वजह से इसके अंदर हेडरूम लेग रूम बहुत अच्छा मिलता है फ्रंट पैसेंजर के लिए भी। और पीछे देखो भाई कैसे फैल के बैठा है, पूरे 5 बंदे इस गाड़ी के अंदर आए और बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हुए हैं। और ये गाड़ी मैंने खुद चलाई है दिल्ली से लेकर चोपटा तक। मैं क्रॉस भी चलाता हूँ, मैंने ग्रैंड विटारा भी चलाई जिसमें मैं थोड़ा सा थक जाता हूँ, मेरे शोल्डर पेन होने लगता है। लेकिन भाई इस गाड़ी के अंदर ना तो कोई शोल्डर पेन हुआ मुझे, ना मेरे को ऐसा कोई थकने का प्रॉब्लम हुआ, जिसका सबसे बड़ा रीजन है इसकी लंबर सपोर्ट। ये सपोर्ट ना बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और कस्टमर को फील होती है कि हाँ आप एक लग्जरी गाड़ी चला रहे हो। ऊपर से ये जो स्टीयरिंग है इतना ज्यादा लाइट स्टीयरिंग है इसका कि आपको ना तो हाथ में दर्द होता है और स्टीयरिंग रिस्पॉन्सिव भी है। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स पहाड़ों पे बहुत ज्यादा जबरदस्त है। वहीं पहाड़ों पे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो पड़ती है 360 डिग्री कैमरा की, आगे क्या है पीछे क्या है, उसकी भी क्लैरिटी भाई गजब है। मतलब देख रहे हो पीछे वाली क्लैरिटी जो कितनी जबरदस्त आती है, ये साइड वाली, ये लेफ्ट वाली और देखो ये फ्रंट वाली, तो मतलब कि पूरी ही क्लैरिटी जो है वो जबरदस्त आती है। 360 डिग्री व्यू अगर आपको अपनी गाड़ी का देखना है कहाँ खड़ी है तो देखो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। भाई फीचर बहुत जबरदस्त है। एक दो चीज जहां मुझे प्रॉब्लम हुई, क्रूज आता है ना, वो मुझे इसका एक्टिवेट करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। बहुत ज्यादा फंक्शन है इस वाले एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट करने के लिए जो फाइनली मैं कर पाया। तो अगर कोई नया बंदा है जो इस गाड़ी को चलाना चाह रहा है तो भाई उसका क्रूज कंट्रोल एक बार मैनुअल देख लेना, उसके बाद ही फिर ये क्रूज कंट्रोल ऑन होता है। थोड़ा सा टिपिकल लगा मेरे को इसको क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करने में। गाड़ी की जो वेंटिलेटेड सीट है वो बहुत जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात भाई माइलेज कितना देती है। इसकी माइलेज जो है हाईवे पे तो आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, 16 का माइलेज मुझे निकाल के दे रही थी, 15-16 का। लेकिन जैसे ही मैं माउंटेन पे चढ़ा ना भाई साहब, इसने पूरा टैंक खाली कर दिया। मतलब इसने मुझे माइलेज पता है कितने की दी है, 8 की माइलेज, 9 की माइलेज, इतना माइलेज दे रही है। क्योंकि ये टर्बो पेट्रोल इंजन है और ज्यादातर जो पावर आपको चाहिए होती है हाईवे पे, माउंटेन्स पे, वो ज्यादातर पावर ये वहीं निकाल लेता है। और उस पावर को निकालने की वजह से इसके जो ओवरऑल माइलेज है उस पे इंपैक्ट पड़ जाता है, तो इसकी माइलेज कम है। सस्पेंशन वाइज मैंने आपको बता दिया बहुत ही जबरदस्त सस्पेंशन है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, इंजन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और जो टॉर्क कन्वर्टर वाला गियर बॉक्स है वो बहुत जबरदस्त है। बाकी इसके अंदर देखो ये भी आपको मिल जाता है ऑटो डिमिंग IRVM और ये आपको कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक देखने को मिल जाता है। तो यहाँ ये अच्छा है कि इलेक्ट्रॉनिक मिल गया। ADAS लेवल का कैमरा आता है, फ्रंट में रडार मॉड्यूल आता है और ये रडार बेस जो इसका ADAS है ना वो बहुत जबरदस्त काम करता है। मैं इसको एक बार बंद कर लेता हूँ, आज से काफी आवाज आ रही होगी। और भाई माउंटेन में इस गाड़ी की ड्राइव ना चलाने लायक है, मतलब इस गाड़ी को आप चलाओगे ना आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा देखो ऊपर की तरफ ही आपको यहाँ सनग्लास होल्डर मुझे कहीं नहीं दिख रहा है यार, इसमें सनग्लास होल्डर नहीं है ना, होना तो चाहिए था। सनग्लास होल्डर मुझे इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो इसके अंदर वो सनग्लास होल्डर नहीं है, एक दो चीजें, बाकी एयर बैग वगैरह तो इसके अंदर पूरे आ जाते हैं। और पैनोरामिक सनरूफ, भाई पहाड़ों पे पैनोरामिक सनरूफ, वो भी फुल पैनोरामिक सनरूफ, मून रूफ भी इसको बोलते हैं। ये बहुत जबरदस्त काम आती है, स्पेशली अगर आपकी खुद की पार्किंग है तब तो बहुत ही जबरदस्त है। म्यूजिक सिस्टम कस्टमर पूछ रहे थे कैसा चलता है, भाई अल्टीमेट म्यूजिक सिस्टम है।
है। मतलब टाटा का जो म्यूजिक सिस्टम है डॉल्बी डिजिटल वाला, डॉल्बी एटमॉस देख रहे हो वहाँ पे, वो भाई हरमन के इक्वली काम करता है। इसके अंदर पहले हरमन का सिस्टम आया करता था, टाटा की जो पुरानी गाड़ी है, इसके अंदर डॉल्बी एटमॉस सब कुछ आपको देखने को मिलता है। ये कैसा है वो मुझे इतना आइडिया नहीं है, हरमन है या सोनी है, बट हाँ इसका जो साउंड क्लैरिटी है ना वो बहुत ज्यादा प्रीमियम है और बहुत जबरदस्त मुझे फील होता है। बाकी जो पहली बार ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहा होगा ना मैनुअल के बाद, उसको 2-3 चीजें इसके अंदर खटकेंगी। पहला, जैसे कि जितने भी टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स होते हैं ना वो लिक्विड बेस होते हैं या फ्लूइड बेस होते हैं, तो उसके अंदर जब फ्लूइड घूमता है ना तब गाड़ी रेस पकड़ती है। तो मतलब इंजन आपको पावर तो पहले दे देगा लेकिन गियर बॉक्स तक पावर जाने में थोड़ा टाइम लगता है। इसी वजह से अगर आप कम पंजा दबाओगे तो गाड़ी आपकी धीरे धीरे चलेगी, कोई बहुत ज्यादा पिकअप नहीं लेगी। लेकिन अगर इंस्टेंट पिकअप चाहिए ना तो पंजा जब आप दबाओगे उसके 2-3 सेकंड बाद गाड़ी के अंदर रिस्पॉन्स आता है, जो टॉर्क कन्वर्टर का बिहेवियर है। मतलब कोई भी गाड़ी चलाओगे शायद सभी के अंदर ही आएगा, अगर कोई ट्विन टर्बो गाड़ी है उसके अंदर नहीं मैं कुछ कह सकता, बट इसके अंदर यही है कि अगर आप पूरा पंजा एकदम से थ्रोटल दबाते हो उसके 2 सेकंड बाद गाड़ी रिस्पॉन्स लेती है, लेकिन वो रिस्पॉन्स जो होता है ना वो बहुत जबरदस्त और खतरनाक वाला होता है। दूसरा, जब गियर शिफ्ट होता है ना इसके अंदर तो कोई झटके वगैरह तो फील नहीं होते, बट गियर शिफ्टिंग में कई बार क्या होता है माउंटेन्स के अंदर, यहाँ पे ये गाड़ी थोड़ा सा लैग करती है। पहला गियर पूरा 4000 आरपीएम चला जाएगा और फुल पंजा दबाओगे, 4000 आरपीएम के बाद जब गाड़ी दोबारा से नीचे आएगी सेकंड गियर शिफ्ट करते हुए तो वहां पे गाड़ी आपको लैग लेती हुई दिखेगी। तो ओवरटेकिंग जो आपको करनी होगी ना बड़ी सोच समझ के करनी पड़ेगी पहाड़ों पे स्पेशली, अदरवाइज आप इसको लाइट पंजे से चलाओगे ना तो ये गाड़ी अपना गियर भी प्यार से चेंज करती रहती है। मतलब 3200 पे अपना गियर चेंज कर देती है अगर आप इसको लाइट फुट से चलाते हो। हाई फुट पे हाँ 4000 आरपीएम तक चली जाती है, वहां पे आपको इसका गियर शिफ्टिंग जो है वो देखने को मिलता है। अब आपको दिखा देते हैं इसका रियर स्पेस। तो रियर स्पेस में जो शॉकर है मुझे ऐसा लगता है कि आगे जो बंदा ड्राइविंग करते हैं 2 बंदे, उसको ऐसा लगता है कि गाड़ी ज्यादा नहीं कूद रही है ना, और जो बंदे पीछे बैठे होते हैं उनको लगता है कि हाँ गाड़ी जंप कर रही है, क्योंकि क्या है ना कि व्हील बेस काफी बड़ा है और आगे का सस्पेंशन मुझे ज्यादा सॉफ्ट लगता है कंपेयर टू पीछे वाले सस्पेंशन। तो आगे से जब गाड़ी खड्डों में निकलती है तो नहीं पता चलेगा ड्राइवर को, पैसेंजर को, फ्रंट वाले कि भैया गाड़ी जो है काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ रोड से निकल रही है। बट जब पीछे वाले पैसेंजर बैठते हैं ना तो वो लोग इसमें थोड़े से हिल जाते हैं, उनको पता चलता है कि हाँ गाड़ी जो है काफी तेज चल रही है, थोड़ा धीरे चलाने की जरूरत है। बाकी 6 फुट इस बाइक की हाइट और 6 फुट के हिसाब से सनरूफ के बाद भी देख रहे हो कितना हेडरूम इस बाइक का बच रहा है, और यहाँ पे लेग रूम कितना मिल रहा है भाई साहब, पूरे पैर फैला के बैठ सकता है यार बंदा, अच्छा खासा लेग रूम मिल जाता है। और यहाँ पे देखो आपको ये रियर एसी वेंट मिल जाते हैं, सी टाइप के जो चार्जर है वो मिल जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग मिली ना, क्या इसके अंदर यार यूएसबी चार्जर नहीं है। अभी हम जो डेटा केबल लेके आए ना वो सारी हमारी यूएसबी वाली है, जो बी टाइप या जो इससे पहले नहीं आती थी बी टाइप वो वाली यूएसबी है, लेकिन भाई वो इसमें लगी नहीं रही गई, तो इसलिए हमें पोर्टेबल चार्जर से काम चलाना पड़ रहा है। अब इसके अंदर सारे सी टाइप पोर्ट दे रखे हैं, अगर एक डी टाइप पोर्ट इसके अंदर दे दिया जाता ना, या फिर जो बी टाइप या जो भी बोलते हैं यूएसबी पोर्ट, मतलब अगर इसके अंदर दे दिया जाता तो फिर तो काम आसान हो जाता। मतलब जरूरी नहीं है कि सभी के पास सी टाइप हो, तो मुझे वो थोड़ा सा इसके अंदर लगा, बट ये तो एड ऑन वाली चीजें हो सकता है कि अगला जो इसका फेसलिफ्ट है उसके अंदर एड ऑन कर दिया जाए। बट हाँ ओवरऑल जो गाड़ी का रियर, फ्रंट एंड गाड़ी का इंजन भाई बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। ओवरऑल जो गाड़ी है अभी तक चलाने में मुझे अच्छी लग रही है। माइलेज हाँ पहाड़ों पे थोड़ा सा मुझे इसका कम लगा, जो होता भी है यार, टर्बो पेट्रोल आप कोई भी गाड़ी ले लो, किया ले लो, नेक्सॉन ले लो, ठीक है, या फिर किया सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, पेट्रोल में कोई भी गाड़ी ले लो भाई, सभी की माइलेज जो है वो थोड़ी सी आपको कम दिखाई देती है। जो इसकी भी है 8-9 की माइलेज मुझे नहीं लगता कि पहाड़ों पे बहुत ज्यादा बुरी है, ठीक ठाक माइलेज है। लेकिन हाईवे पे जो इसका परफॉर्मेंस है, इसकी माइलेज है ना वो अलग ही लेवल की है, अल्टीमेट, और एडास लेवल तो अलग ही काम करता है, बहुत जबरदस्त। तो थकोगे नहीं, लॉन्ग रूट पे 400-500 किलोमीटर भी अगर इसको लेके जाओगे ना तो बड़े प्यार से जो है गाड़ी आपको लेके आ जाएगी। और 400 किलोमीटर सोचो मैंने अकेले चलाई है दिल्ली से यहाँ तक, और ना कोई शोल्डर पेन हुआ, ना कोई थाई में कोई प्रॉब्लम आई, हेडरूम इनफ है, और पैनोरामिक सनरूफ में देखो बंदा बाहर निकल के खड़ा है। बट जो फीचर है भाई वो आपको ये वाले नहीं मिलेंगे जो इस वाली गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। स्कॉर्पियन की लोग बात करते हैं कि स्कॉर्पियन आ जाती है डीजल इंजन में, उसकी माइलेज अच्छी है, बट पेट्रोल में तो इससे भी गंदी माइलेज देती है। और उसका जो सस्पेंशन है वो बहुत ज्यादा ऐसा है कि आपको सॉफ्ट मिलेगा, मतलब कि जो कट करोगे, मनूवर करोगे, वहां पे बॉडी रोल फील होगा, और इस गाड़ी में बॉडी रोल नहीं फील होता है। सरप्राइजिंगली इसके अंदर बॉडी रोल फील नहीं होता है। तो भाई यही था कुछ छोटा सा रिव्यू दी ऑल न्यू टाटा सिएरा के बारे में। कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।